हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेके यूनिक्स। आज की वीडियो में हम क्लास 12th की इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, चैप्टर का नाम ही यही है गाइस। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स को भी रेकमेंड कीजिए कि वो इस चैनल से स्टडी कर सकते हैं। बिना देरी किए शुरू करते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है जो इकोनॉमी की डेफिनेशन, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम इकोनॉमिक्स क्या है, किस किस राइटर ने इकोनॉमी को क्या क्या बताया है, सिर्फ हम उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपयोग और राजस्व का अध्ययन करते हैं, उसे इकोनॉमी कहा जाता है। अब इसका मतलब हम समझते हैं गाइस कि ये समाज से रिलेटेड एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जो वस्तुओं हैं और सेवाएं हैं उनका कितना उत्पादन हुआ, वो किस वर्ग तक पहुंचाई गई हैं, उनका किस तरह से विनिमय हुआ और उनका कितना उपयोग हो रहा है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। इकोनॉमिक्स ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, ऑइकुस और नेमिन। ऑइकुस का अर्थ होता है घरेलू और नेमिन का मतलब होता है प्रबंध, यानी घरेलू प्रबंध। अभी घरेलू प्रबंध हमारे देश से रिलेटेड लिया गया है गाइस, यानी घरेलू प्रबंध का अर्थ हुआ कि हमारे देश को एक अच्छी अर्थव्यवस्था के रूप में चलाना, उसके सारे सिस्टम्स को सही तरह से चलाना, इकोनॉमी के अंदर हम इसका अध्ययन करते हैं। और एक इकोनॉमी के स्टूडेंट होने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ को कहा जाता है। और अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, जो फर्स्ट डेफिनेशन है, वही एडम स्मिथ ने दी है। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, अब हर राइटर ने किस संबंध में क्या परिभाषा दी है, अब हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो धन संबंधी परिभाषा, पहली परिभाषा फादर ऑफ इकोनॉमिक्स एडम स्मिथ ने 1776 में अपनी बुक में एन इंक्वायरी टू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन में परिभाषा दी थी। उन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी थी अपनी इस पुस्तक में। उस परिभाषा के अनुसार, मैंने परिभाषा नहीं लिखी क्योंकि अगर हम परिभाषा याद करते हैं तो हमें वर्ड टू वर्ड पेपर में लिख के आने पड़ती है, इसलिए आप एग्ज़ाम के अंदर भी ऐसे कर सकते हैं। उनकी परिभाषा आपने पढ़ लेनी है, समझ लेनी है और उसे अपने शब्दों में लिखना है कि उनके अनुसार अर्थशास्त्र धन का शास्त्र है। उन्होंने कहा कि अर्थशास्त्र केवल धन का शास्त्र है, हम धन के विषय में ही अध्ययन करते हैं। और इसके अंदर हम यह अध्ययन करते हैं कि धन की मात्रा को कैसे बढ़ाया जाए, आर्थिक विकास के लिए धन की बचत और निवेश कौन से कारकों पर निर्भर करती है, यानी धन की बचत और निवेश किस चीज़ के ऊपर डिपेंड है, किस चीज़ पे डिपेंड है। अगर हम धन की बचत कर रहे हैं, कहीं निवेश कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी है कि हम खर्च कम से कम करें, तभी हम बचत कर पाएंगे। तो किस तत्वों पर निर्भर करती है, हम इसके विषय में अध्ययन करते हैं। और हर डेफिनेशन के साथ उसकी आलोचना भी दी गई है। आलोचना एग्ज़ाम में लिखनी ज़रूरी नहीं है, अगर पूछी जाती है आपको तो ही लिखनी है, लेकिन आपकी अच्छी जानकारी के लिए आपको पता होना ज़रूरी है। तो इनकी इस परिभाषा से जो व्यक्ति सहमत नहीं थे वो थे कार्लाइल, रस्किन और मॉरिस। ये भी इकोनॉमिस्ट ही हैं। इनको इनकी ये परिभाषा बिल्कुल भी सही नहीं लगी क्योंकि इसके अंदर केवल और केवल धन के बारे में ही बात की गई है, जबकि अर्थशास्त्र के अंदर केवल धन ही मुख्य विषय नहीं है। इसके अंदर हम मनुष्य द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों का भी अध्ययन करते हैं। ये इनका कहना है गाइस। इनकी मैंने पूरी परिभाषा नहीं लिखी है, नहीं तो ये बहुत बड़ा हो जाता। आप और ज़्यादा रीड करना चाहते हैं तो बुक में से रीड कर सकते हैं। नोट्स के अंदर ज़्यादा सिर्फ इनके नाम ही लिखने हैं क्योंकि हम इनके अपोज में अपनी तरफ से बात लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा। तो देखिए, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा दी थी डॉक्टर मार्शल ने। ये भी इकोनॉमिस्ट हैं गाइस। 1890 में उन्होंने अपनी बुक के अंदर प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमी के अंदर परिभाषा दी थी। उस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में हम मनुष्य द्वारा किए जाने वाले उन कार्यों का अध्ययन करते हैं जिसमें वे अपना कल्याण बढ़ाने और भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए उनका उपभोग करते हैं। अब
इसके अंदर उन्होंने इकोनॉमी को भौतिक कल्याण बताया है कि मनुष्य अपने कल्याण के लिए किस प्रकार वस्तुओं की खरीद करता है, उसका वो उपयोग करता है और वो वस्तु उसे कितना लाभ पहुंचाती है। हम इसमें इस चीज़ का हम अर्थशास्त्र में इस विषय पर अध्ययन करते हैं। लेकिन इनकी आलोचना भी इकोनॉमिस्ट रॉबिन्स ने की थी। उनका कहना था कि अर्थशास्त्र भौतिक कल्याण से ही नहीं चलता। अब इनका कहना है कि भी धन तो ये दुर्लभता संबंधी परिभाषा इन्होंने दी थी। इनकी परिभाषा 1932 में इकोनॉमिस्ट रॉबिन्स ने दी, एन एसे ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। उनकी ये बुक है गाइस, इसके अंदर उन्होंने ये परिभाषा दी थी। इस परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र में हम मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन करते हैं जिनमें वे अपनी असीमित आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित संसाधनों की प्राप्ति करते हैं। इन्होंने यह परिभाषा दी कि मनुष्य के उन कार्यों का हम अध्ययन करेंगे कि उनकी आवश्यकताएं तो असीमित हैं लेकिन साधन सीमित हैं। साधन केवल संसाधनों की बात ही नहीं हुई, साधन यानी धन, या फिर जैसे अगर वो एक्सचेंज में चीज़ करते हैं, एक्सचेंज में जैसे पहले के टाइम के अंदर क्या होता था कि उस टाइम धन तो होता नहीं था, पैसा नहीं होता था। जिस व्यक्ति के पास जो चीज़ है और दूसरे व्यक्ति से उसने कोई चीज़ लेनी है तो उसका वो बदला कर लेते थे। उसी प्रकार साधन के अंदर हम धन को ही नहीं रखेंगे। साधन सभी प्रकार की वस्तुएं हैं जिनके बदले में वो अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट करता है। अब इस परिभाषा के अनुसार व्यक्ति अपनी असीमित आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए वो किस तरह से सीमित साधनों को प्राप्त करता है, हम इसका अध्ययन करते हैं। तो अब इसकी भी आलोचना करने वाले इकोनॉमिस्ट थे डर्बिन, फ्रेजर और एली। उन्होंने भी यही कहा कि सीमित संसाधन ज़रूरी थोड़ी है इकोनॉमी को सही तरह से चलाने के लिए। इनका भी मानना है कि धन भी ज़रूरी है और भौतिक कल्याण होना भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, विकास केंद्रित परिभाषा। अब इन सभी परिभाषाओं ने तो हमें विरोध दिखाई दिया कि किसी राइटर ने, किसी इकोनॉमिस्ट ने कोई परिभाषा दी है, उसका कोई दूसरा इकोनॉमिस्ट विरोध कर रहा है और वो अपनी परिभाषा दे रहे हैं। अब एक सटीक और सीधी परिभाषा जो पूरी इकोनॉमी को व्यक्त करती है, ये दी थी नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री प्रोफेसर सैमुएल्सन, पीटरसन और फर्गूसन के अनुसार। उन्होंने अब ये परिभाषा दी और जो ये इन्होंने परिभाषा दी वो मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा का मिश्रण था। जो डॉक्टर मार्शल और रॉबिन्स ने परिभाषा दी थी उसका मिश्रण था। इसमें अब उनकी परिभाषा के अनुसार देखिए, मनुष्य के उन कार्यों का अध्ययन किया जाता है जिसमें वे अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि करने के लिए सीमित संसाधनों का ही उचित प्रयोग करते हैं। अब इसमें इन्होंने दोनों परिभाषाओं को मिलाया है। देखिए कैसे, सीमित संसाधनों का सही प्रकार से प्रयोग करना है, जबकि जो हमने इससे पीछे वाली परिभाषा देखी थी जो रॉबिन्स ने दी थी, उन्होंने कहा था कि सीमित संसाधनों से वो अपनी आवश्यकताएं संतुष्ट करेगा, लेकिन उसके लिए उसके पास सीमित संसाधन होना भी आवश्यक है। तो सीमित संसाधनों का सही प्रकार से अगर वो प्रयोग करेगा तो ही वो अपनी अधिकतम संतुष्टि कर पाएगा। अब ये तो इन तीनों की मिला के परिभाषा थी, इन तीनों ने इकट्ठे होकर परिभाषा दी। लेकिन प्रोफेसर सैमुएल्सन जो नोबेल पुरस्कार विजेता इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने अपनी एक अलग परिभाषा दी। ये तो सभी की परिभाषा का मिश्रण था जो ऊपर वाली परिभाषा हमने पढ़ी, लेकिन उन्होंने अपनी एक अलग भी परिभाषा दी। उनकी परिभाषा के अनुसार अर्थशास्त्र से हमें इस बात का पता चलता है कि कोई व्यक्ति तथा समाज किस प्रकार मुद्रा के माध्यम से या बिना किसी मुद्रा के वस्तुओं का उत्पादन करता है। अब यहाँ तक समझते हैं कि अर्थशास्त्र के अंदर हमें इस चीज़ का पता चलता है, कोई व्यक्ति किसी चीज़ का उत्पादन करता है, या तो वो मुद्रा की सहायता से करता है
या वो बिना किसी मुद्रा के करता है। बिना किसी मुद्रा के कैसे बताया था, जैसे अभी मैंने पहले एग्जांपल दिया था एक्सचेंज वाला, वस्तुओं की चेंजिंग करके। तो वो मुद्रा के माध्यम से या बिना किसी मुद्रा के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन भी करता है और समाज के कुछ वर्गों तक पहुंचाता है या कुछ वर्गों में बांट देता है। अब ये जो उसने साधन बनाई थी, जिस चीज का उसने उत्पादन किया था, वो समाज के कुछ वर्गों तक पहुंचा भी दिए। अब उन पहुंचाने से कोई उस पहुंचाने में किए गए सुधार, उससे जो लाभ हुआ, उसमें जो लागतें लगी, हम इकोनॉमी में इसी चीज का अध्ययन करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये परिभाषा समझ में आई होगी, क्योंकि ये बुक के अंदर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने थोड़ी सी आसान करने की कोशिश की है गाइस, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ और मैं मेरे लिए ही नोट्स बना रही हूँ। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं गाइस। नेक्स्ट आगे है, अर्थशास्त्र के दो मूल अंश हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। आप सभी ने सुना होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रैगनर फ्रिश ने अर्थशास्त्र को दो बराबर भागों में बांटा है। यानी ये वही व्यक्ति हैं जिनके अनुसार हम इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, जिन्होंने इकोनॉमी को ही दो बराबर भागों में बांटा है। तो इन्होंने फर्स्ट बांटा व्यष्टि अर्थशास्त्र में और सेकंड समष्टि अर्थशास्त्र में। क्लास 11th में भी हम इसके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त कर चुके हैं गाइस। तो देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में उन्होंने बांटा, व्यष्टि का अर्थ होता है छोटा। ये ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोस से लिया गया है, यानी माइक्रोस का अर्थ है छोटा। माइक्रोस ग्रीक लैंग्वेज का है और माइक्रो इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो माइक्रोस का मतलब है छोटा करना। अब इस डेफिनेशन को समझते हैं गाइस। जब हम किसी भी चीज़ का छोटे स्तर पर अध्ययन करते हैं, यानी बाजार में किसी चीज़ की मांग बढ़ना, बाजार में किसी चीज़ का उत्पादन होना और उसकी बिक्री होना, ये छोटे स्तर का अध्ययन है। तो इसमें हम छोटे स्तर का अध्ययन किया जाता है, किसी विशेष परिवार, किसी विशेष फर्म द्वारा किए जाने वाले उत्पादन, इसका छोटे स्तर पर हम अध्ययन करते हैं। और नेक्स्ट इन्होंने बांटा समष्टि अर्थशास्त्र में। समष्टि अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोस से निकला है। मैक्रोस का अर्थ है बड़ा, बड़े स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर, यानी पूरे देश की किसी समस्या का अध्ययन करना, जैसे बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, बढ़ती हुई जनसंख्या, शिक्षित अशिक्षित वर्ग, पूरे देश के आधार पर अध्ययन करना। ये बड़े स्तर की समस्याएं हैं, इनका हम बड़े स्तर पर अध्ययन और विश्लेषण करते हैं। ये देखिए गाइस, पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं और आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद नेक्स्ट हम मूव करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र कह लो, थियोरी कह लो। व्यष्टि अर्थशास्त्र की थियोरी भी यही है, क्योंकि इसको हमने चार थियोरीज में बांट दिया कि छोटे स्तर पर जब हम अध्ययन करेंगे तो हम चार चीज़ों का अध्ययन करेंगे। पहली चीज़ मांग का सिद्धांत, दूसरा है उत्पादन का सिद्धांत, तीसरा है कीमत निर्धारण का सिद्धांत और चौथा है साधन कीमत सिद्धांत। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों के बंटवारे से है। साधनों का बंटवारा करने से हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। तो अब हमने जिन चार सिद्धांतों की बात की है, उन चार सिद्धांतों को हम एक डेफिनेशन के माध्यम से, या ये क्या होते हैं, ये पढ़ने वाले हैं। मांग का सिद्धांत, इस सिद्धांत में यह अध्ययन किया जाता है कि उपभोक्ता अपनी आय को बाजार के मूल्य में वस्तुओं की खरीद के लिए किस प्रकार बांटता है। यानी कोई उपभोक्ता है, उसके पास धन है, वो किन वस्तुओं को खरीदने में ज़्यादा धन व्यय करेगा, किस प्रकार वो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तुओं की खरीद के लिए धन को बांटेगा। जैसे मान लीजिए कोई उपभोक्ता है, कोई व्यक्ति है, बाजार गया, उसको एक फ्रिज की ज़रूरत थी, फ्रिज लेने जाना था उसने।
तो वो फ्रिज उसे पसंद आ गया, लेकिन फ्रिज के साथ उसे एसी भी पसंद आ गया। अब अगर वो बचत करने वाला व्यक्ति है तो वो एसी की खरीद नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसे एसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कई व्यक्ति होते हैं जो धन को व्यर्थ में भी खराब करते हैं, तो वो उस एसी को खरीद भी लेंगे। अब मान लीजिए सीज़न नहीं है एसी का, तो वो एसी का यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी उसे ज़रूरत नहीं थी लेकिन वो अपने शौक के लिए उस चीज़ को खरीद लाया। उसे ज़रूरत तो केवल फ्रिज की ही थी। तो हम इसी चीज़ का अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति किस चीज़ की ज़्यादा मांग करता है, उनकी बेसिक नीड्स क्या है। क्योंकि बाद में लग्जरियस नीड्स जो हैं उनको तो हम बाद में भी पूरा कर लेंगे, लेकिन जो बेसिक नीड्स हैं उसका उस तरह का माल बाज़ार में होना ज़रूरी है। हम इसमें मांग के सिद्धांत में इस चीज़ का अध्ययन करते हैं। इसके बाद है गाइस उत्पादन का सिद्धांत, प्रोडक्शन का। अब इस प्रोडक्शन के सिद्धांत के अंदर हम देखते हैं कि एक फर्म के उत्पादन के साधनों को एकत्रित करके उत्पादन करते, कोई फर्म है, कोई मान लो कोई ग्रुप है जो उत्पादन करता है, वो साधनों को इकट्ठा करके उत्पादन करता है। इनसे संबंधित उत्पादन फलन तथा उत्पादन के नियमों का अध्ययन उत्पादन के सिद्धांत में किया जाता है। यानी प्रोडक्शन करने के लिए नियमों का अध्ययन ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए प्रोडक्शन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस ज़रूरी है। तो उस प्रोडक्शन से रिलेटेड पूरी विषय सामग्री पढ़ने के लिए हमें उत्पादन का सिद्धांत पढ़ना पड़ता है। इससे नेक्स्ट थर्ड है कीमत निर्धारण का सिद्धांत। प्रतियोगिता तथा एकाधिकार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमत निर्धारण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन कीमत निर्धारण सिद्धांत में किया जाता है। यानी कीमत निर्धारण सिद्धांत वे सिद्धांत है जिसके अंदर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीद रहा है, वो उस वस्तु के उसी मूल्य में संतुष्ट है या नहीं, या उस वस्तु का मूल्य बढ़ना चाहिए या घटना चाहिए। क्योंकि प्रतियोगिता और एकाधिकार के अंदर, प्रतियोगिता और एकाधिकार में हमें वस्तुओं का एक निश्चित मूल्य रखना पड़ता है ताकि उसका मूल्य एक निश्चित बना रहे। कोई दुकान वाला उसे फालतू मूल्य पर ना बेच पाए, इसलिए वस्तुओं का एक निश्चित मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है, और इस निश्चित मूल्य को निर्धारित करने के विषय में हम कीमत निर्धारण का सिद्धांत इसमें अध्ययन करते हैं। फोर्थ है साधन कीमत सिद्धांत। आय का बंटवारा विभिन्न साधन जैसे मजदूरी, ब्याज, लगान, लाभ आदि में करना साधन कीमत सिद्धांत में अध्ययन किया जाता है। यानी अब एक पर्टिकुलर जो जैसे किसी की मजदूरी है, मिस्त्री की अलग मजदूरी होती है, जो लेबर हैं उनकी अलग होती है, और इसी तरह जो काम वाले हैं उनकी अलग होती है। और ब्याज की दर एक निश्चित होती है कि इतने रुपए के ऊपर आपको इतना ब्याज देना होगा। ये जो एक ऐसी चीज़ है जिनका एक फिक्स्ड प्राइस होता है, उनका रेट फिक्स कर दिया जाता है। तो इस रेट को फिक्स करने के बारे में हम साधन कीमत सिद्धांत में अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट है गाइस, देखिए अब नेक्स्ट है गाइस व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ रहे हैं, किसी विषय का छोटे स्तर पर अध्ययन हम कर रहे हैं। हम कर क्यों रहे हैं, ये क्यों ज़रूरी है, इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखिएगा। अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली का ज्ञान होता है। कोई अर्थव्यवस्था, हमारे देश की अर्थव्यवस्था जो चल रही है उसके अंदर क्या नियम चल रहे हैं, किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था कार्य कर रही है, किस चीज़ का उसके अंदर ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, किसी चीज़ की कम मांग हो रही है, इस पूरे के विषय में हम अध्ययन करते हैं, कार्यप्रणाली का अध्ययन करते हैं। कुछ शर्तों के आधार पर अर्थव्यवस्था की भविष्यवाणी की जा सकती है कि अगर मान लीजिए कुछ शर्तें, अभी शर्तें कैसी होंगी कि मान लीजिए हमने आज के आंकड़े पढ़े, आज के अनुसार कॉफ़ी के रेट बढ़ गए हैं और उसकी मांग कम होती जा रही है। अब शर्त ये है कि अगर ये इसी तरह से कम होती गई तो निश्चित ही कॉफ़ी का उत्पादन खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हमने भविष्यवाणी कर दी, लेकिन शर्त ये थी कि ये अगर इसी तरह से घटता जाए। आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये पॉइंट समझ आ गया होगा गाइस।
मुझे पूरी उम्मीद है। थर्ड पॉइंट है, हम इसमें आर्थिक नीतियों का भी अध्ययन करते हैं कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कुछ आर्थिक नीतियाँ भी होती हैं, उसके विषय में भी हम अध्ययन कर पाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, आर्थिक कल्याण की दशाओं का ज्ञान प्राप्त होता है कि देश के अंदर आर्थिक कल्याण किस तरह से होगा। कल्याण किस तरह से होगा, जब वस्तुओं का एक निश्चित मूल्य ऐसा होगा जो उनकी उपयोगिता के हिसाब से सही होगा, तभी तो देश का कल्याण आर्थिक तरह से कल्याण हो पाएगा। फिफ्थ पॉइंट है, प्रबंध संबंधित निर्णय लेने में सहायक। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहा है, अब उसे अर्थशास्त्र में होने वाली सभी चीज़ों का पता होगा। अब उसे ये भी पता होगा कि गेहूं के दाम बढ़ते जा रहे हैं, गेहूं के दाम बढ़ते जा रहे हैं, तो वो खुद भी गेहूं का उत्पादन करेगा, क्योंकि उसे पता चलेगा कि गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं और वो उसे ज़्यादा रेट पर गेहूं मिलेगी। यानी अब उसने अर्थशास्त्र को पढ़ा था, उसे पता चला था कि गेहूं के दाम बढ़े हैं, तभी उसने अपनी प्रबंध किया कि हाँ मुझे भी गेहूं उगानी चाहिए। तो इस तरह से हम इकोनॉमी को पढ़ने से अपना खुद का भी लाभ कर सकते हैं, अपना प्रबंध कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा कि देश किस चीज़ का ज़्यादा विदेशों के साथ व्यापार करता है, हम उस चीज़ का उत्पादन करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने में सहयोगी बनेंगे। आगे नेक्स्ट पेज पे मूव ऑन करते हैं गाइस। अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र किस तरह का है, किसी चीज़ की प्रकृति हमें यही बताती है कि किस तरह की चीज़ है। अब अर्थशास्त्र है क्या, ये एक विज्ञान भी है और कला भी है। विज्ञान ये इस तरह से है कि हमें कुछ नियमों के आधार पर इसका अध्ययन करना पड़ता है, और एक कला इस तरह से है, आपको मोटा मोटा बता रही हूँ, इसके बारे में हम ज़्यादा भी पढ़ेंगे। कला ये इस तरह से है क्योंकि हमें नियम तो पता चल गए, उस नियम को लागू करना, उस नियमों के आधार पर अर्थशास्त्र को सही प्रकार से चलाना, ये हमारे अंदर अगर कला होगी हम तभी कर पाएंगे। तो अर्थशास्त्र इस प्रकार से एक कला है। अभी विज्ञान भी दो तरह का है, वास्तविक और आदर्शात्मक। ये डायग्राम अगर आप नोट्स में बनाते हैं ना गाइस, तो इनसे आपको बहुत हेल्प मिलती है। कोई चीज़ कितने पार्ट्स में डिवाइड है आपको अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ता, आप एक बार में पढ़ पाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आगे भी अगर आप किसी चैप्टर के नोट बनाएं तो इस तरह से डायग्राम के माध्यम से आप इजीली समझ पाएंगे, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये मेरा पर्सनल सजेशन था गाइस। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं 5.1। अब हम इस बारे में पढ़ेंगे कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। प्रोफेसर सेलिगमैन के अकॉर्डिंग विज्ञान दो प्रकार का हो सकता है। अब अर्थशास्त्र अगर एक विज्ञान है तो ये दो प्रकार का हो सकता है, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। विज्ञान दो प्रकार का होगा। सामाजिक विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसका संबंध मनुष्य से है। अगर अर्थशास्त्र के अंदर, किसी अर्थव्यवस्था के अंदर मनुष्य ही नहीं है तो अर्थशास्त्र के होने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र के अंदर हम मनुष्य का कल्याण करने के लिए ही अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक विज्ञान क्योंकि इसके अंदर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र जैसी प्राकृतिक चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये एक प्राकृतिक विज्ञान है। अभी सामाजिक विज्ञान होने के पक्ष में तर्क देखिए, ये सामाजिक विज्ञान है, ये कहने के लिए क्या पॉइंट्स दिए गए हैं। क्रमागत अध्ययन, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता की ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि होनी चाहिए। उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होना चाहिए। जो व्यक्ति उत्पादन कर रहे हैं उन्हें अधिक से अधिक लाभ हो। अधिकतम सामाजिक कल्याण होना चाहिए। सामाजिक कल्याण ज़्यादा होगा तभी एक अर्थव्यवस्था सही प्रकार से चल पाएगी। नेक्स्ट है वैज्ञानिक नियम। अर्थशास्त्र के नियम जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम आदि वैज्ञानिक नियम हैं। ये नियम विभिन्न चरों के कारण तथा परिणाम में संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है नियमों की सत्यता। अब अर्थशास्त्र के अध्ययन के अंदर हमें ये चीज़ भी पता चल जाती है कि जो सरकार ने नियम बनाए हैं, क्या वो नियम मनुष्य का सच में कल्याण कर पा रहे हैं, क्या उन नियमों का पालन करने से मनुष्य को लाभ हो रहा है,
तो हम इससे सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का या अर्थशास्त्रियों द्वारा बनाई गई चीज़ों के बारे में अध्ययन कर पाते हैं। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं गाइस। 5.2 है अर्थशास्त्र एक वास्तविक तथा आदर्शात्मक विज्ञान है। विज्ञान था पहला टाइप, विज्ञान में पढ़ लिया। अब वो एक वास्तविक और आदर्शात्मक विज्ञान है, वो कैसे है इसके बारे में पढ़ेंगे। एक वास्तविक विज्ञान, वास्तविक कोई चीज़ होगी तो वो क्या होगी कि एक पॉइंट है, हम उस चीज़ को, वो एक एग्जैक्ट पॉइंट है जिसका कोई मतलब भी है, हम उसे सही या गलत बता सकते हैं, तो वो वास्तविक होगा। ये वास्तविक का मतलब बताया है मैंने। अब देखते हैं एक वास्तविक विज्ञान कैसे है। किसी विषय की सही वास्तविक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। कोई जो चीज़ है उसकी पहले तो हम असलियत निकाल के लाएंगे कि वो चीज़ सच में क्या है। वास्तविक कथनों की जांच की जा सकती है, जांच द्वारा इन्हें सही या गलत सिद्ध किया जा सकता है। वही बात है, अगर हमें कोई फैक्ट पता है वो सही है या गलत है हम तभी बता पाएंगे। अगर हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं है तो उसको सही या गलत हम सिद्ध नहीं कर सकते। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं गाइस। एक आदर्शात्मक विज्ञान है। इसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि क्या होना चाहिए। अब इससे तो हमने सही या गलत सिद्ध कर दिया। आदर्शात्मक विज्ञान के अंदर हम अर्थव्यवस्था का अध्ययन करके ये बताएंगे कि आगे क्या होना चाहिए। वही भविष्यवाणी वाला पॉइंट है जो वो यहाँ पर सही का वैसे का वैसा लागू होता है। तथ्यों के आधार पर जांच नहीं की जा सकती। अब हम इसका फैक्ट को यूज़ नहीं करेंगे कि भाई ये चीज़ तो ऐसे ही होगी, वो हो रही है, हमें उसे सही कारण उसका पता होना चाहिए और फिर हमें उसके अकॉर्डिंग बताएंगे कि क्या होगा। अब इसके अंदर कोई फैक्ट लागू नहीं होगा क्योंकि हम स्थिति का अध्ययन करेंगे। अब अर्थशास्त्र एक कला है, हमने वो पॉइंट भी पढ़ा था। तो अब कला कैसे है? किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग कला कहलाता है। कोई भी चीज़ अगर हमें करनी है उसके लिए अगर हमारा माइंड सेट है, कोई हमारे अंदर कला है, तभी हम उस चीज़ पर खरे उतर सकते हैं। अगर हमें यही नहीं पता कि हमें उस चीज़ को करना कैसे, तो हम अपनी कला का प्रयोग नहीं कर पाए हैं। अगर कला होगी तो हम अर्थशास्त्र को सही प्रकार से चला पाएंगे। नियोजन का एक मार्ग कला है, क्योंकि निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग आवश्यक है। तो गाइस ये हमारे चैप्टर का लास्ट पॉइंट था। आपको पूरे मैंने नोट्स भी दे दिए हैं और आपको सही से मैंने चैप्टर समझा भी दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप और भी चैप्टर्स की वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कोई डाउट आया है, क्योंकि फिर मैं उस पॉइंट को आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगी और ये मेरे लिए भी बेनिफिशियल होगा क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और किसी चीज़ को मैं डीपली पढ़ूँगी तो मुझे भी अच्छे से याद रखने में आसानी होगी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।